छात्रों, आज हम संक्षेपीकरण की विधि की चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हम संक्षेपण का अर्थ, उसकी परिभाषाएं, उसके प्रकार, उसके स्वरूप तथा उसकी विशेषताओं के विषय में चर्चा कर चुके हैं। आज का हमारा शीर्षक है कि संक्षेपीकरण की विधि, कि किस प्रकार से हम संक्षेपण कर सकते हैं। ये समझना भी परम आवश्यक है। किन किन बातों का हमें संक्षेपण में ध्यान रखना चाहिए, किन किन सुझावों और बिंदुओं का ध्यान आवश्यक है, आज हम इस पर बात करेंगे। संक्षेपीकरण स्वयं में एक कला है, अतः इसके लिए कुशाग्र बुद्धि की परम आवश्यकता है, जो निरंतर अभ्यास से प्राप्त हो सकती है। तथा आदर्श संक्षेपण तैयार करने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं। कहने का आशय है कि संक्षेपीकरण एक कला है और इसमें महारत अभ्यास के द्वारा हासिल की जा सकती है, और इसके लिए हमें निम्नलिखित सुझावों को ध्यान में रखना आवश्यक है। अभी कौन कौन से सुझाव हैं, इन पर हम बात करेंगे। पहला सुझाव, मूल सामग्री का पठन। सबसे पहले मूल सामग्री का पठन तथा अध्ययन करना चाहिए, जिससे कि उसका आधारभूत आशय अच्छी प्रकार समझ में आ जाए। यदि एक बार के पढ़ने से आशय समझ में न आए तो उसे तब तक पढ़ना चाहिए जब तक आशय अच्छी प्रकार से समझ में न आ जाए। बार बार उसे पढ़ना चाहिए। जब समझ में आ जाए तब हमें संक्षेपीकरण करना चाहिए। दूसरा सुझाव है मुख्य तथ्यों का रेखांकन। जब मूल अवतरण का मुख्य आशय समझ में आ जाए तो उसके मुख्य आशय से संबंधित शब्दों को और वाक्यों को रेखांकित कर देना चाहिए। शब्दों की गणना रेखांकन के बाद अवतरण के शब्दों की गणना करनी चाहिए। अधिकतर देखा जाता है कि शब्द गणना करने की पद्धति का ज्ञान न होने के कारण छात्र अवतरण के शब्दों की गिनती नहीं कर पाते, और करते भी हैं तो उसमें गलतियां रहती हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। विभक्ति अथवा सामासिक पदों के कारण इस प्रकार की भूलें अधिक होती हैं। इस विषय में निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं।
पहला सुझाव है विभक्ति और कारक चिन्हों पर ध्यान। हिंदी में कारक चिन्हों को शब्दों के साथ लिखा जाता है और अलग भी लिखा जाता है। अधिकतर ये चिन्ह संज्ञा से अलग तथा सर्वनामों के साथ लिखे जाते हैं। जैसे गीता ने मोहन को भाई से, उसने उसको उससे। शब्दों की गिनती करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यदि कारक चिन्ह शब्द के साथ लिखा है तो एक शब्द माना जाएगा। जैसे तुमने, उसने, उन्होंने। यदि कारक चिन्ह शब्द से अलग लिखा हो तो दो शब्द माने जाएंगे। जैसे सीता ने, इसलिए राम का। तो कारक सहित एक शब्द और कारक रहित दो शब्द माने जाएंगे। यदि कारक चिन्ह अलग लगा है तो दो और कारक उसके साथ है तब एक ही माना जाएगा। समास का प्रयोग सामासिक शब्दों को मिलाकर या योजक चिन्ह के साथ लिखा जाता है, अतः उनकी गिनती एक शब्द में होनी चाहिए। जैसे रसोई घर, राजपुत्र, दीन बंधु, माता पिता, दाल रोटी। इनको एक ही शब्द माना जाना चाहिए। अगला बिंदु है योजक चिन्ह का प्रयोग। यदि दो शब्दों के मध्य योजक चिन्ह लगा है तो उन दोनों शब्दों को एक शब्द मानकर गणना की जाएगी, यथा आमने सामने, इधर उधर, ऊपर नीचे आदि। इसके बाद अब हम गणना विधि देखते हैं कि किस प्रकार से हम शब्दों की गणना करते हैं। अवतरण के छोटा होने पर एक एक शब्द गिनकर शब्दों की गणना करनी चाहिए, किंतु यदि अवतरण पर्याप्त बड़ा है तो इसके लिए एक सरल विधि अपनाई जा सकती है, जिससे शब्दों की अनुमानित संख्या का ज्ञान हो जाएगा। अवतरण के प्रारंभ की 3 या 4 पंक्तियों के शब्दों की गिनती करके उनका औसत निकाल लेना चाहिए, जिससे एक पंक्ति के शब्दों का पता लग सके। जैसे 3 पंक्तियों में 45 शब्द हैं तो एक पंक्ति में 15 शब्द हुए। अब पंक्तियों को गिनकर उन्हें 15 से गुणा कर लेना चाहिए। जैसे 30 पंक्तियों के शब्दों की कुल संख्या 450 हुई। इसके बाद अब हम आकार के निर्धारण की बात करते हैं कि इसका आकार किस प्रकार से निर्धारित होता है। संक्षेपीकरण करते समय अधिकतर संक्षेपीकरण के आधार का निर्देश दिया जाता है। यदि इस प्रकार का कोई निर्देश नहीं दिया गया है तो संक्षिप्त अवतरण के शब्दों की संख्या 1/3 के अनुपात में होनी चाहिए, अर्थात इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। संक्षेपीकरण के समय इस बात पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। प्रारूपण का लेखन, इसके पश्चात सभी रेखांकित भावों को एक क्रम में रखते हुए एक प्रारूप तैयार करना चाहिए। ये ध्यान रखें कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य छूट न जाए।
पुनरावलोकन प्रारूप तैयार करने के पश्चात मूल सामग्री और संक्षिप्त प्रारूप के भावों की तुलना करनी चाहिए। इस बात को ध्यानपूर्वक देख लेना चाहिए कि कोई महत्वपूर्ण बात छूट तो नहीं गई। संक्षेपण क्रमबद्ध है, उसमें बिखराव तो नहीं है। इसके पश्चात इस बात का निश्चय कर लेना चाहिए कि संक्षिप्त प्रारूप में निर्दिष्ट संख्या अथवा 1/3 से अधिक शब्द तो नहीं। यदि शब्द अधिक हैं तो उन्हें कम करने का प्रयास करना चाहिए और शब्द कम होने पर उन्हें बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं सुगठित व व्याकरण सम्मत भाषा। संक्षेपण में यथासंभव अपनी भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए जिससे भावों की स्पष्ट और सीधी अभिव्यक्ति हो सके। अत्यधिक कठिन और बिल्कुल गंवारू भाषा का प्रयोग उपयुक्त नहीं होता। अवतरण में ऐसे वाक्य भी आते हैं जिनके स्थान पर केवल एक शब्द से ही काम चल सकता है। जैसे आँख मूंदकर किसी के पीछे चलना उचित नहीं के स्थान पर लिखा जा सकता है अंधानुकरण उचित नहीं। संक्षेपण की भाषा व्याकरण सम्मत होनी चाहिए। व्याकरण की अशुद्धियाँ अर्थ को परिवर्तित कर देती हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं कि एक लघु शीर्षक का निर्धारण भी हमें करना चाहिए। मुख्य विषय को स्पष्ट करने वाला एक छोटा शीर्षक भी अवश्य देना चाहिए, चाहे वह पूछा गया हो अथवा नहीं। अन्य पुरुष का प्रयोग संक्षेपण करते समय प्रथम व द्वितीय पुरुष के स्थान पर अन्य पुरुष का प्रयोग सर्वथा उचित रहता है। संक्षेपण की शैली एक आदर्श संक्षेपण में शब्दाडंबर, कृत्रिमता, प्रदर्शन प्रियता के लिए कोई स्थान नहीं है। संक्षेपण की शैली सरल, सुबोध तथा भावाभिव्यंजक होनी चाहिए। तो इस प्रकार से यदि अभी बताए गए सुझावों पर ध्यान देते हैं तो आप निश्चित रूप से एक आदर्श संक्षेपण कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ छात्रों, आपने इस विषय को समझा होगा। धन्यवाद।